हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपको हेल्दी रखने के लिए हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जहां हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि आप कैसे हेल्दी रहें। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के कई राज्यों में जहां दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई, वहीं कई राज्य कोविड की तीसरी लहर की दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में राहत की बात यह है कि सरकार वैक्सीनेशन में काफ़ी तेज़ी लाई है, जिससे अभी तक 87 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जिनमें से 23 करोड़ लोगों को दोनों डोज यानी कुल मिलाकर 17% लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। पर क्या ये एक बड़ी राहत की बात है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के एमडी, फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज। डॉक्टर बजाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी। हमेशा दोनों डोज लेने के बाद हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं या नहीं, तो क्या इसके लिए हमें कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? देखिए, ये मुझे लगता है कि जो ये लैब्स और इसकी ज़रूरत है कि सब ये लैब्स ने ज़्यादा इनकरेज किया हुआ है कि आप टेस्ट कराइए, आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराइए, आप एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराइए। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, एंटीबॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्युलर इम्यूनिटी जो टी सेल्स देते हैं हमें। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका अभी तक कोई हमारे पास तरीका है नहीं चेक करने का। तो अननेसेसरीली अगर हम एंटीबॉडीज़ लेवल देखते रहेंगे कि बने नहीं बने, इतने बने, उसके तो मेरे से ज़्यादा बन गए, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, सिवाय इसके कि हमें एक मानसिक टेंशन मिल जाएगी, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा कोई उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो डॉक्टर, जैसे डेल्टा वायरस के लिए कहा गया कि इस पर कोविड वैक्सीन कारगर नहीं है, तो क्या फ्यूचर में वायरस अपना कोई नया म्यूटेंट डेवलप कर सकता है जिस पर मौजूदा वैक्सीन काम नहीं करेगी? डेफिनेटली गुंजन जी, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसीलिए सारी दुनिया की सरकारें बहुत तेज़ी से लगी हुई हैं कि सबको वैक्सीन मिले। और इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का शुरू में एटीट्यूड था टू कीप स्टॉक पाइलिंग द वैक्सीन्स, बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स बना लिए, जितना लगा भी नहीं पा रहे थे उनके स्टॉक्स थे, उसको हम सभी लोगों ने उसकी काफ़ी भर्त्सना की थी, काफ़ी निंदा की थी कि ये ठीक एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि ये हम सब देख रहे हैं कि वायरस कोई नेशनल बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई एयरपोर्ट पे उतर के आपको वीज़ा नहीं दिखाता है कि मैं जी। यूएस में आ सकता हूँ या नहीं। डेल्टा वेरिएंट एक देश से शुरू हुआ, पूरे दुनिया में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हुआ, आग की तरह उसने पूरा दुनिया में जो वेव्स आई, स्पेशली यूएस में हमने देखा बहुत ही बुरा हाल था। इंडिया में, दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि कितना बुरा हाल था। लोग 200-200 400-400 किलोमीटर तक ढूंढ रहे थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे उनको रोड्स पे। तो क्या अगर तो तीसरी लहर आती भी है तो हमें दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी रिस्क है? जी देख, वैक्सीन्स तो एक सीट बेल्ट की तरह हैं, जैसा हम सबको बताते हैं कि आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप रैशली गाड़ी चला सकते हैं, जहाँ मर्जी 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं। ये बिल्कुल मतलब नहीं है। सीट बेल्ट का मतलब है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर इंजरीज से प्रोटेक्ट करेगी वो सीट बेल्ट, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी ध्यान से चलानी है। तो जी। वैक्सीन्स का यही है कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से ज़रूर आपको प्रोटेक्ट करेगी, आईसीयू एडमिशन से ऑलमोस्ट 100% वो प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन आपको अपने आप से ध्यान रखना है, कोविड पॉजिटिव बिहेवियर रखना है हमेशा, मास्क पहने रखने हैं, सैनिटाइजेशन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फेस्टिवल्स को ध्यान से मनाना है। तो केरला तो में कोविड मामलों की तेजी के बावजूद जो डेथ मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम रही, तो इसकी क्या वजह वैक्सीनेशन ही थी? देखिए, केरला में काफ़ी सारी वजह हैं। आप देखेंगे तो अंडर रिपोर्टिंग का मामला वहाँ बिल्कुल नहीं है, जैसा कि बाकी देश में हमें शक था पिछली वेव में कि जितने केस हैं शायद उतने रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, जितनी डेथ्स हुई हैं शायद उतनी रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। तो केरला में ऐसा नहीं है। तो एक तो ये है कि जो केसेस हैं वो एक्चुअल उतने ही केसेस थे, 23,000 25,000, अब जो 12,000 आ रहे हैं वो एक्चुअल उतने केसेस हैं। सेकंड, उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम भी काफ़ी एडवांस्ड है, तो वो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करते हैं, जल्दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू, इन टाइम आप ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। तो इस वजह से आपको बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल नहीं ढूंढना पड़ता है, वहाँ मोर्टेलिटी इसलिए भी कम है। तीसरा, ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी आफ्टर में, जब थर्ड वेव शुरू हुई, सेकेंड वेव शुरू हुई थी अप्रैल मई में। तो मई के बाद जो वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ी है उससे भी उन लोगों को काफ़ी प्रोटेक्शन मिली है। तो इवन दो उनके केसेस काफ़ी ज़्यादा थे,
हमने सुना नहीं कि ऑक्सीजन की कमी हो या बेड्स की कमी जी हो या बिल्कुल। लोग इधर उधर घूम रहे हो ढूंढने के लिए बेड्स और ऑक्सीजन। तो ये 3-4 वहाँ पे रीजंस रहे हैं मेरे ख्याल से कि उन्होंने अपनी सीरो पॉजिटिविटी जो काफ़ी लो थी फर्स्ट वेव के बाद, अराउंड लेस देन 30%, आई थिंक देव जस्ट बर्न थ्रू दैट एंड नाउ आर द केसेस आर डिक्रीजिंग और उनकी सीरो पॉजिटिविटी भी नॉर्मल लेवल्स पर आ गई है। उम्मीद है आपके वैक्सीनेशन से जुड़े कई डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी मन में कोई भी सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर, तो प्लीज़ उसे क्लियर करें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि हम इस बीमारी के खिलाफ अपनी जंग को जीत सकें। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।